तो नमस्कार, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न उत्तर। ठीक है दोस्तों, जो सभी प्रकार के राज्य स्तरीय प्रश्न उत्तर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से दोस्तों पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है दोस्तों, ताकि जब भी ऐसे कंटेंट आपके लिए मैं अपलोड करूँ वीडियो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपने से पढ़ाई करके अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष से सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें हमको कौन सा जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध से वर्ष से सुमेलित है उसको हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें 4-5 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूर्व क्वेश्चन जो है पहले क्या था कि ये 2015 से 16-17 से पहले जो पूछा जाता था उन क्वेश्चनों में डबल क्वेश्चन आता था। ठीक है, मतलब 5 ऑप्शन आता था, तो इस वजह से इसमें 5 ऑप्शन है, तो आप निगलेक्ट करिए। ठीक है, जो आंसर आप उनको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं हम, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सुमेलित है पूछा गया है। ठीक है, तो सुमेलित क्या है, इसमें हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, 1576। ठीक है, कुछ डिटेल है इनका, देखते हैं कब कब कौन कौन सी युद्ध हुआ था। तो इसमें बाकी सबको सुमेल करके देखते हैं। बाकी इसका सही आंसर जो है सी है। ठीक है, तो चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, हुमायूं विरुद्ध शेर शाह सूरी के। ठीक है, हुमायूं विरुद्ध शेर शाह सूरी। दूसरा है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ था, तो ये भी हुमायूं विरुद्ध शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध ये 1527 ईस्वी में, बाबर विरुद्ध राणा सांगा। ठीक है, किन के बीच हुआ था ये, बाबर विरुद्ध और राणा सांगा के बीच। ठीक है, खेड़ा का युद्ध तो ये हुआ था 1707 ईस्वी में, ये हुआ था साहू विरुद्ध ताराबाई के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन का, और बाकी इन सब का ये देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है पूछा है इसमें। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है इसमें देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो बरिंद्र घोष ने किया था। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सत्य पूछा है इसमें, तो ये हुआ नहीं। ठीक है, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये सही है। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, तो नहीं, ये दूसरा किया था। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सन्याल ने किया था। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन गठित किया था, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं डिटेल इनमें। अनुशीलन समिति की गठन किसने किया था, अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में बरिंद्र घोष, अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं प्रमोद मित्र ने स्थापना की थी। ठीक है, इन चारों ने मिलकर के स्थापना किया था किसका, अनुशीलन समिति का, 1902 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल तथा राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। तो कौन सा दक्षिण भारत के राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा है, पल्लव, पल्लव का जो है कांचीपुरम, ये सही है। ठीक है, पांड्या, पांड्या मदुरई, पांड्या जो है मदुरई, ये भी सही है। चेर, चेर का वज्जी है। ठीक है दोस्तों, चेर का राजधानी वज्जी है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये देख सकते हैं। चोल का तंजौर,
और होयसोल का द्वार समुद्र। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसमें गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और चेर जो समुदाय थे, चेर वंश, उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो उनका प्रतीक चिन्ह जो था धनुष था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? समझौता एवं वर्ष। तो चलिए देखते हैं। लखनऊ 1916, गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ है। लियाकत अली तो इसमें जो है, चलिए देखते हैं, इसमें जो है दो ऑप्शन सही हैं। ठीक है दोस्तों, इस वजह से इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, ये जो लखनऊ समझौता है ये 1916 में हुआ था, और ये लियाकत अली भूला भाई देसाई समझौता ये भी 1945 में ही हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है विलोपित है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो आंसर सही हो जा रहे हैं। ठीक है, सी और ए करके। तो देखते हैं लखनऊ समझौता, फिर भी इनको याद कर लीजिए। लखनऊ समझौता 1916 में, क्योंकि नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुधार करके। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। पूना समझौता 1932 में। शिमला समझौता जो है ये 1945 में। लियाकत अली भूला भाई देसाई समझौता जो है ये 1945 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कंटेंट A1 का है दोस्तों, पूर्व एग्जाम में पूछा गया है, और एक ही एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में इनको पूछा जा चुका है बार बार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बार्लो, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो के गवर्नर समय काल में हुआ था। ठीक है, देखते हैं बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। ठीक है, बेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा था? सिपाही विद्रोह था। स्थान कहाँ था? बेल्लोर, तमिलनाडु में पड़ता है जो। ठीक है, गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, वर्ष 10 जुलाई 1806। कारण सेना के ड्रेस कोड में परिवर्तन के कारण हिंदू अपने ललाट पर तिलक नहीं लगा सकते थे, और मुसलमानों को दाढ़ी हटाना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इनको याद रखना। घटना, बेल्लोर में मद्रास आर्मी विंग्स के हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के द्वारा विद्रोह। ठीक है, तो किनके बीच ये विद्रोह हुआ था? तो ये बेल्लोर में मद्रास आर्मी, ठीक है, विंग्स के हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। किनके प्रति? तो ये जो अंग्रेज शासन थे उस टाइम उनके प्रति। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो के समय में। समतुल्यता 1857 की क्रांति, ये जो क्रांति हुआ था ये भी 1857 की क्रांति के समान ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो किसने नहीं माना था ये देखना है हमको। ठीक है, तो ताराचंद ने, डॉक्टर S.N. सेन ने, सी सावरकर ने, डॉक्टर R.C. मजूमदार ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो डॉक्टर R.C. मजूमदार ने जो है इसको तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये कह करके इसको राष्ट्रीय क्रांति नहीं माना था। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन नहीं माना था। तो चलिए कुछ डिटेल देखते हैं इनका। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के स्वरूप B.D. सावरकर ने क्या उपदेश दिया था? B.D. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इसने जो B.D. सावरकर जो है इसने इसे भारत का 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को नाम दिया था।
आरसी मजूमदार ने तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा गया। इसने इसको क्रांति नहीं माना था। ठीक है, जो आंसर में हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो यही वाला है। ठीक है, लॉरेंस सीले ने क्या कहा था? पूर्णतः सैनिक विद्रोह था ये। ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी उसको लॉरेंस सीले ने पूर्णतः सैनिक विद्रोह माना था। ठीक है, टी आर होम्ज सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष। ठीक है, इनके द्वारा जो है इसको सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष बताया था। आल ए रिच ने थर्मांडो का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। ठीक है, आर रिच ने थर्मांडो के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, डिजराली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा इसको। ठीक है, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कहा इसको। ठीक है, जेम्स आउटरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी। ठीक है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो अरावली जो पर्वत है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, देख सकते हैं अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है जिसकी आयु 570 मिलियन अनुमानित है। ठीक है, जिसकी आयु कितने है? 570 मिलियन अनुमानित है। सतपुड़ा को जंगलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, इनको याद रखना दोस्तों, कौन सी पर्वत को जंगलों की रानी के नाम से जाना जाता है करके पूछा जाता है क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और इसी प्रकार के क्वेश्चन कंटेंट और पढ़ना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, यही आपका हमारे लिए प्यार है दोस्तों। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट ढूंढ के ला रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो बनता है दोस्तों। ठीक है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये देख सकते हैं, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। तो गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, कहाँ स्थित है ये? गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, तो ये जो है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अपना गोविंद वल्लभ सागर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। डिटेल देख सकते हैं इनका। गोविंद वल्लभ सागर बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किस नदी पे स्थित है ये गोविंद वल्लभ सागर बांध? तो ये रिहंद नदी पर स्थित है, और जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान का एक प्रसिद्ध तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो दो ही नदी है। ठीक है, इस क्षेत्र में ताप्ती और नर्मदा। तो इसमें जो ताप्ती दिया है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिटेल। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के विभ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी सतपुड़ा और एलोरा पर्वत के विभ्रंश घाटी में बहती है। इसको भी याद रखना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहने वाली विभ्रंश घाटी के बीच से बह निकलने वाली नदी का नाम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसमें भी पूछ सकता है सतपुड़ा और एलोरा पर्वत के विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है करके पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्ती आपके लिए, तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, एक सब्सक्राइब करने के लिए वैसे भी पैसा वैसा कुछ लगता नहीं। ये वीडियो क्लास फ्री है। अगर इसका PDF चाहते हैं आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में
उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? क्वेश्चन है, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो कौन सा शाखा है जो अधिक प्रभावित नहीं होता है? पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? अपना छत्तीसगढ़ का बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बेसिन जो है वो अरब सागर से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ये कहाँ से प्रभावित होता है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, देखते हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ बेसिन में मुख्य रूप से वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, देख सकते हैं यहाँ दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में औसतन वर्षा 120 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इनको भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो कौन सा इसमें से जो है नीली क्रांति से संबंधित है? तो इनका देखते हैं। बागवानी, पुष्प कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? मत्स्य पालन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं। बागवानी, बागवानी को किस क्रांति से संबंधित है? ये स्वर्णिम क्रांति। ठीक है, मत्स्य पालन नीली क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, और तिलहन उत्पादन जो है पीली क्रांति, झींगा और मछली उत्पादन जो है ये गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये टेबल, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति जो है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? चलिए देखते हैं। आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में और निकोबार में। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ई दिया है इसमें, मतलब इसका। ठीक है, तो इसमें निकोबार जो है इसमें जारवा जनजाति को पाया जाता है। ठीक है, निकोबार में जारवा जनजाति पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है मुख्य जनजाति वहाँ का। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो मिरी करके जो जनजाति हैं, सांगपो और मिरी। ठीक है, ये दोनों जनजातियाँ वहाँ पाए जाते हैं। मेघालय में कौन सा है? तो गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये क्रम भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, इस क्रम को पूछा जाता है, याद रखना। मिजोरम में मिजो और लुसाई, ये दो जनजातियाँ पाई जाती हैं। और सिक्किम में लेप्चा, और निकोबार द्वीप में सेटलिज, जारवा, जरना और सांगपेन। ठीक है, ये मुख्य जनजातियां हैं वहाँ का, तो इनको याद रखिए दोस्तों। बार बार बोल रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, आप इतना कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, चैनल को, और आपसे कुछ मांग नहीं रहे हम, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे। अगर वीडियो कंटेंट, क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चे का भी अगर कुछ हो जाए। ठीक है, क्योंकि फ्री वीडियो क्लास है, कोई पेड क्लास है नहीं। अगर आप पेड में भी खरीदते हैं तो यही सब क्वेश्चन कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ऑप्शन है कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। चलिए देखते हैं। उपनिषद को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए इसे वेदांत या वेदों का अंतिम भाग भी कहा जाता है। उपनिषद का नाम और इनके प्रावधान निम्न है। मुंडोपनिषद, मुंडोपनिषद को क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते। ठीक है, कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद, जाम्बलोपनिषद चारों आश्रमों का वर्णन, छंदोग्य उपनिषद पुनर्जन्म का जोर। ठीक है, तो इनको भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, यम नचिकेता के संवाद को कहाँ से लिया गया है तो वो पूछा जाएगा आपको कठोपनिषद से। ठीक है, जम्बलोपनिषद चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, छंदोपनिषद में पुनर्जन्म पर जोर। तो ऐसा करके क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, अगर यही चारों को दे दिया जाएगा, इनमें आपको कूट बनाने को दे दिया जाएगा इस प्रकार से आगे नीचे करके, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है,
तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इन चारों को आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो शिव को, कृष्णा को, काम को, लक्ष्मण को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा गया है? इनमें से काम जो है इसको अनंग कहा गया है। ठीक है, काम जो है इसमें अनंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक? इनमें से तो महर्षि कणद जो है, ठीक है, महर्षि कणद जो है इसको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय वैशेषिक दर्शन में सर्वप्रथम परमाणविक स्वरूप का उल्लेख जिसके रचनाकार महर्षि कणद है। ठीक है, महर्षि कणद। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, रीत का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक नियम। ठीक है, प्राकृतिक नियम जो है रीत का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषदों का है। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन ये मूलतः उपनिषदों का है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो आगे हमने पढ़ा है ये वाला सेम इसी प्रकार का वही पैटर्न है। इसी ये है ना सत्यमेव जयते क्वेश्चन, वो भी सेम यही बनता है। जो सत्यमेव जयते तमसो माँ ज्योतिर्गमय करके जो पूछा है ये सेम ऐसे क्वेश्चन वो भी बनता है। तो याद रखना दोस्तों उन सबको भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है इनमें से? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी निश्चलानंद, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी हरिदास। तो इनमें से कोई नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो है ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है लेकिन यहाँ दिया है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, कौन से? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्हीं ने ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखन किया है। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो निर्माण उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग इन सबको शामिल किया जाता है और निर्माण उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्वेश्चन कंटेंट अगर सही लग रहा है आपको तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? तो किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? प्रोफेसर सी रंगाराजन समिति ने। ठीक है, प्रोफेसर सी रंगाराजन समिति ने इसका निर्धारण किया है। ठीक है, देख सकते हैं एच.डी. तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 33 रुपये और 27 रुपये में कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना है। ठीक है, किसने? एच.डी. तेंदुलकर समिति और प्रोफेसर सी रंगाराजन समिति ने 32 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये खर्च करने वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो रसायन जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी देखते हैं 8 कोर सेक्टर में निम्न कौन कौन से शामिल है? विद्युत है, इस्पात है, रिफाइनरी उत्पादों में कच्चे तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक। ठीक है, तो रसायन जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। तो इन सबको आप याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये बाद में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, किस किस को शामिल किया गया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब मी। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? तो हैंडलूम। ठीक है, इसका आंसर जो होगा हैंडलूम।
पावर लूम, मिल सेक्टर, हैंडलूम, पावर लूम, हौजरी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से सेक्टर में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से तैयार किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है पावर लूम से। ठीक है, पावर लूम से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति एनएमपी कब जारी की थी? तो कब जारी की थी? तो ये 25 नवंबर सन 2011 को जारी किया था। ठीक है, 25 नवंबर, सॉरी 25 नवंबर को नहीं किया था ये, भारत सरकार 11 दिसंबर, तो ये 4 नवंबर 2011 को जारी किया था। ठीक है दोस्तों, 4 नवंबर सन 2011 को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पिछले एक दशक में भारत के निम्नांकित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित किया? तो किसने किया है, किस क्षेत्र में? तो इसका जो सही आंसर है खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण। नहीं दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन पूछा है पिछले एक दशक में भारत के निम्नांकित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित किया है? तो सेवा क्षेत्र में किया है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में विदेश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका जवाब आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत जो है प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो इनका जो सही आंसर है अनुच्छेद 310। ठीक है, अनुच्छेद 200 में क्या दिया है देख सकते हैं। अनुच्छेद 200 में राज्य विधायकों पर अनुमति। ठीक है, राज्य विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, मतलब प्रसाद का सिद्धांत। ठीक है, यही क्वेश्चन है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 311, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। ठीक है, 311 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इनमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो इनका जो आंसर है वो देखते हैं। क्षमा तो किया जाता है। ठीक है, लघुकरण भी किया जाता है, परिहार भी किया जाता है, विराम नहीं है। ठीक है, विराम जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रविलंबन भी है। ठीक है, और रोक नहीं दोस्तों, एक मिनट, क्षमा, परिहार, विराम, प्रविलंबन और रोक और निरंतरता। ठीक है, ये दो चीज़ इनके शक्ति में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ठीक है, तो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और परिलंबन जो है ये सम्मिलित है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में। बाकी रोक और निरंतरता ये सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ई जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये मत सोचना दोस्तों कि इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं तो जाहिर है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन को हटा देगा, उनके जगह में इस ऑप्शन को डाल देगा। ठीक है, ये कूट को, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन को काट दिया, इनके जगह में लिख दिए VI और VI। ठीक है, रोमन शब्दों में 6 और 7 तो पूछ देंगे। तो आंसर आपको बताना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को ना देखें आप, ठीक है, आंसर को देखें कौन सा आंसर सही हो रहा है। ठीक है, क्या सही है देखते हैं। कुछ डिटेल है इनका, ये देख सकते हैं। क्षमा,
दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है एवं दोषी की सभी दंड और निर्भरताओं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, क्षमा करने से। लघुकरण, लघुकरण में क्या करते हैं, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, अर्थात राष्ट्रपति मृत्यु दंड को लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। परिहार में क्या है, परिहार का अर्थ है कि इसमें दंड की प्रकृति को परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना है, ठीक है। परिहार में मतलब जो उनको सज़ा दिया गया है, मान लीजिए कठोर कारावास दिया, तो उसके जो कठोर कारावास की सज़ा है उसको परिवर्तन ना करके उसी में समय अवधि को कम कर देंगे, ठीक है। विराम, विराम क्या चीज़ है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी दोषी को दी गई दंड का पालन करने से रोकना, ठीक है। मतलब किसी अपराधी है, ठीक, उनको किसी विशेष कठोर मतलब वो दिया है, सज़ा दिया है, तो उनको रोक दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या है, दोषी व्यक्ति की क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन याचना के लिए समय देना, ठीक है। अगर दोषी व्यक्ति अगर क्षमा चाहता है, ठीक है, अपने अपराध के लिए, तो उनको समय दिया जाता है कि किसी दंड विशेषाधिकार मृत्यु दंड पर अस्थायी निलंबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, उसी का जो है ये दिया हुआ है इसमें नीचे में। तो इसमें नहीं है, सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है इसमें हमको, तो सुमेलित क्या करना है इसमें, तो देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हमें शरीर चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन 4, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन 4। तो किस में है 4, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बचा क्या, सी, बी और डी, ठीक है। तो दूसरा है बी ऑप्शन, परम आदेश। तो परम आदेश किस में है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। परम आदेश मतलब हम आदेश देते हैं, तो ये हो गया तीसरा। तो तीसरा किस में है देखते हैं, तो इसमें तीसरा है, सी में तीसरा है और बी में तीसरा है, तो ये एलिमिनेट हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या बच गया अपने, प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों को लेख, ठीक है। प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालयों को लेख। तो 5 किस में है, 5 इसमें भी है, सी में भी 5 है और बी में भी 5 है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। डी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए, तो ये हो गया डी का 1। तो पूर्णतः तो किस में है, तो सी में है, ठीक है, 1। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें 2 दिया है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो और अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, ठीक है। अगर हम किसी को बंदी बनाने के लिए जाते हैं, अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो वो हमको पूछ सकता है, उसका अधिकार है कि किस अधिकार से आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या क्या अपराध है। तो देखते हैं, ये देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए, ठीक है। परम आदेश, हम आदेश देते हैं, कौन आदेश देता है, न्यायालय आदेश देता है, ठीक है। प्रतिषेध, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालयों को लेख, ठीक है। उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक है। और अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट जो है यहीं तक था, ठीक है। अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरह के और क्वेश्चन कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो पूर्व एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।